जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आपका सीआरपीएफ के अंदर सिलेक्शन हुआ है तो सीआरपीएफ के अंदर आप जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में आपका प्रमोशन कब होगा, एलडीसी एग्जाम कौन कौन से दे सकते हैं, आप डेपुटेशन कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस प्रकार की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, इस प्रकार के जो आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्लियर होने वाले हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के थ्रू अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती हो रहे हैं तो ये जो वीडियो मैं बनाया है ये आपके बहुत काम आने वाला है और ये वीडियो देखने के बाद में लगभग आपके डाउट्स क्लियर इसके अंदर होने वाले हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी से अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती हो रहे, कांस्टेबल जीडी आपकी रैंक रहने वाली है, जो कि फोर्स के जितनी भी जो रैंक होती है सबसे डाउन रैंक जो होती है कांस्टेबल की होती है। उसके बाद फिर हवलदार, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, उससे ऊपर रैंक बढ़ती रहती है। तो जो रैंक होगी आपकी वो सबसे जूनियर रैंक होती है, कांस्टेबल की रैंक होती है। अब इसकी जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी फोर्स की ड्यूटी एक फिक्स फोर्स नहीं होती। जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी होती है। आपको कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, आपको कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, आपको एडम ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी जहां पे पोस्टिंग होगी वहां पे उस क्षेत्र के अंदर आपकी जो बटालियन है, आपकी जो कंपनी, वो क्या ड्यूटी कर रही है, उसी प्रकार की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। ड्यूटी को कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा तंगी नहीं आती क्योंकि आप जहां भी ड्यूटी करेंगे आप अकेले ड्यूटी नहीं करेंगे। हालांकि आप जब स्टार्टिंग में फर्स्ट में आप जब भर्ती होंगे तो ज्यादातर चांस ये था कि आप यंग में रहेंगे। तो यंग जितने भी जवान होते हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है वो हार्ड एरिया में होती है, जैसे आपका कोबरा बटालियन वगैरह हो गई, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपका वो कोबरा बटालियन जितने लेने होते हैं उनका पता चल जाए आपको कोबरा में जाना है। एलडब्ल्यू एरिया हो गया जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है, जहाँ पे मतलब यंग जनरेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पे फर्स्ट चॉइस मतलब फर्स्ट पोस्टिंग आपको मिलती है। बाकी जितने वैकेंसी होती है उतने को मिलती है, बाकी जो जवान बच जाते हैं फिर उनको अदर एरिया में पोस्टेड कर देती है। नहीं कि 100% की आपकी वहां होती है, कुछ की जहां जितनी जरूरत होती है उतनी वहां पे कर ली जाएगी, बाकी की आपको नॉर्मल एरिया में पोस्टिंग मिलती है। और हार्ड एरिया में भी ये नहीं है कि हमको हार्ड एरिया मिल रहा है तो बहुत हार्ड काम करना पड़ेगा। वहां पे भी आपसे मतलब एजेड जो से आप एएसआई की देखेंगे, हवलदार देखेंगे तो 50-50, 45-45, 55 साल के जो होंगे वो अभी आपके साथ जॉब करते हैं। किसी प्रकार की वो नहीं होती है। बाकी आपका लक पे डिपेंड करता है, जो होना होता है। बाकी कोई इतनी वो पहाड़ तोड़ वो नहीं होती है, ड्यूटी आप इजीली कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एलडीसी एग्जाम से। सबसे पहले एलडीसी एग्जाम के लिए इसके अंदर आप अगर 10+2 पास हैं, 10+2 में अगर आप मतलब आर्ट है, साइंस है, चाहे आप कॉमर्स है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने कर रखा है तो आप हेड कांस्टेबल जीडी के लिए एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे, जिससे आपकी जो नौकरी होगी लगभग 4 से 5 साल की नौकरी कम से कम आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 4 साल का लास्ट आपका जो एनुअल कॉन्फिडेंट रिकॉर्ड होता है वो मांगा जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद लगभग आप मान के चलो 4 साल आपकी होगी, उसके बाद में फिर आपको एलडीसी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर 10+2 पास है तो आप हेड कांस्टेबल जीडी का दे सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए दे सकते हैं, एएसआई स्टेनो के लिए दे सकते हैं, अगर आप 10+2 पास है किसी भी सब्जेक्ट से। इसके अलावा अगर आपने 10+2 में आपके पास पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आपके पास में है तो आप सिग्नल प्लाटून में जा सकते हैं। वो तो ऑप्शन आपके पास है कि हेड कांस्टेबल जीडी और मिनिस्ट्रियल वाले में जाएंगे। इसके अपोजिट आप अगर सिग्नल प्लाटून में जाना चाहते हैं तो 2 से 3 साल नौकरी के बाद में आप एलडीसी एग्जाम देके हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, हेड कांस्टेबल साइफर, जो कि सिग्नल के हेड कांस्टेबल होते हैं, वो आप बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा पीएसीएम सब्जेक्ट है तभी आपके ऊपर। दूसरी बात क्या करेगी, अगर आप एलडीसी एग्जाम का सपना पाल के बैठे हुए हैं कि मैं 10+2 पास हूं और मुझे अब फ्यूचर में एलडीसी एग्जाम देना है, तो आप इसके लिए आपकी जितनी सर्विस करेंगे, अपने जो सर्विस रिकॉर्ड होगा उसको अच्छा रखना पड़ेगा। किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं लेनी है आपको, किसी प्रकार की छुट्टी पे जब जाते हैं छुट्टी से लेट नहीं होना है, अपने टाइम से रिपोर्ट करनी है, सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, ड्यूटी को ईमानदारी से करना है, किसी प्रकार के नशे की आदी नहीं बनना है। और ये आपके भविष्य में काम आएगा। ये जब चीजें आपकी सही भी सही रहेंगी तभी आपके जो फ्यूचर प्लान है कि आप एलडीसी एग्जाम दे रहे थे, कहीं डेपुटेशन जा रहे हैं, कोई भी चीजें होती हैं वो सभी इस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि फोर्स के अंदर हर साल आपका एक रिकॉर्ड भरा जाता है कि आपने एक साल में क्या काम किया है। अगर आपका वो काम सही होगा तभी फिर आप उसके अंदर एलिजिबल। अगर आपका रिकॉर्ड में अगर जहां पे आप ड्यूटी करते हैं आपके सीनियर जो कमांडर होगा उसने लिखा के भी तो काम ठीक नहीं करता, तो आपका जो रिकॉर्ड खराब हो गया तो फिर आप किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम, कोई भी डेपुटेशन नहीं जा सकते हैं। एलडीसी एग्जाम फिलहाल वर्तमान में 10+2 पास है, बीए पास इससे ऊपर है, तो फिलहाल कांस्टेबल जीडी के लिए यही एग्जाम है। हालांकि पहले ग्रेजुएट के लिए सब इंस्पेक्टर जीडी का एलडीसी एग्जाम होता था, जो कि अभी काफी टाइम से बंद है। लगभग आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2016 या 17 के अंदर वैकेंसी आई थी एलडीसी से सब इंस्पेक्टर की,
उसके बाद में वैकेंसी नहीं आई है सब इंस्पेक्टर के लिए। बाकी पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की एलडीसी के थ्रू नहीं वैकेंसी आई है। अगर वैकेंसी दोबारा रिलीज होती है आती है तो अगर उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो आप और मतलब इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। वही 4 से 5 साल नौकरी के बाद में आप ये सब दे पाएंगे। तो ये चीज तो होगी आपकी एलडीसी एग्जाम के लिए। एलडीसी एग्जाम के बाद में आपका आता है डेपुटेशन के लिए। डेपुटेशन आप अलग अलग डिपार्टमेंट डेपुटेशन जा सकते हैं। आप एनएसजी में जा सकते हैं, इसके अलावा आप एसपीजी में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो सिविल डिपार्टमेंट सीबीआई है, आईबी है, रा है, इसके अलावा जो एनपीए एसवीपी है जैसे नेशनल पुलिस अकेडमी वगैरह है, इन सभी के अंदर भी कांस्टेबल जो जीडी होते हैं वो आपका डेपुटेशन जाते हैं। इसके लिए क्या होता कि इसके लिए सेम मैंने आपको पहले बताया है कि भाई एक तो कितनी वैकेंसी आती हैं और आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आपका सर्विस रिकॉर्ड क्या होता है। और एनएसजी वगैरह में तो आपका जहां तक इजीली हो जाता है, अगर आप जाना चाहेंगे इच्छुक होंगे, एनएसजी होगी, एसपीजी होगी, बाकी जो आईबी वगैरह है, सीबीआई वगैरह है, रा वगैरह होती हैं, इन सभी के अंदर जो फिर एमएचए वगैरह के अंदर इनमें डेपुटेशन आती है तो इसमें वैकेंसी थोड़ी लिमिट होती है, तो उसके अंदर कम चांस रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपका अच्छा लक होगा, रिकॉर्ड अच्छा है और थोड़ी बहुत अगर किस्मत साथ देगी तो शायद इनके अंदर भी आपका चांस होता है। लेकिन इन सभी के अंदर डेपुटेशन जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता चल जाएगा ऑफिस के थ्रू कि आपको भाई इस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, आप अगर जाना चाहें तो डेपुटेशन जा सकते हैं। तो इन सभी के अंदर आप डेपुटेशन जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि एलडीसी एग्जाम और डेपुटेशन दोनों में जाने के लिए सबसे मेन चीज होगी आपका रिकॉर्ड जो होगा वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब आपके डेपुटेशन की बात आ गई, अब हम बात कर ले प्रमोशन की। प्रमोशन जो होगा सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल जीडी से आपको अगर जैसे एक प्रकार से आप पूरी सर्विस के दौरान अगर प्रमोशन लेंगे, कोई भी आपने एलडीसी एग्जाम फैल कुछ नहीं दे रहे हैं तो आपको कम से कम भी अगर देखेंगे तो आपको 18 से 20 साल एक कांस्टेबल से आपको हवलदार बनने के लिए लग जाएगी। 18 साल में भी आ सकता है, 18.5 में या 17.5 में लगभग आ जाए, कभी कभी किसी में 17 से मिनिमम 17 साल। तो आज की वर्तमान की स्थिति को देखते बताऊं तो मैं आपको मिनिमम 17 साल है, उससे ऊपर आपका लग सकता है। 17, 18, 19, 20 साल तक आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में लगेगा। फिर जब आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे फिर उसके बाद एएसआई में प्रमोशन होगा। एएसआई में फिर आपको कम से कम हेड कांस्टेबल के अंदर 7-8 साल नौकरी करेंगे तब जाके फिर आप एएसआई बनेंगे। फिर एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर। 60 साल की आपकी नौकरी होती है, बड़ी मुश्किल से आप इंस्पेक्टर तक पहुंच पाएंगे अगर आप वैसे डिपार्टमेंटली प्रमोट होते हैं तो। और वैसे एलडीसी एग्जाम से जाएंगे तो वो आपकी लक पे डिपेंड करता है, आप कहीं तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाए एलडीसी की, आपने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया और उसके 3-4 साल फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं एलडीसी के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मली जाएंगे तो वो मैंने आपको बता दिया, इंस्पेक्टर तक बड़ी मतलब 60 साल की नौकरी में यहीं तक पहुंच पाएंगे। इससे ज्यादा जाने का कोई संभावना आपके लिए नहीं है। अभी भी आपकी प्रमोशन की बात है, सैलरी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एसएससी-जीडी की जो सैलरी है सभी की बराबर रहेगी। 21,700 आपकी बेसिक पे होगी। उसके बाद आपको जो अलाउंसेज मिलते हैं उस अलाउंसेज के ऊपर फिर आपका जहां पोस्टिंग पहले जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग उसके अंदर कौन कौन से अलाउंसेज है वो आपको मिलेंगे। सैलरी की कोई भी दिक्कत नहीं थी। आपको 1 महीना कंप्लीट होता है उससे 1 दिन पहले सैलरी आपकी आ जाएगी। मान के चलो कि 1 तारीख से आपकी सैलरी बनती है तो 31 का महीना तो 31 या 30 को सैलरी आ जाएगी। 31 को संडे है तो 30 को सैलरी आ जाएगी। अगर 30 की भी छुट्टी, 31 की भी छुट्टी तो 29 को भी सैलरी आ जाएगी। छोड़ के अप्रैल की सैलरी को, मार्च की सैलरी को 2-3 दिन लेट होती है। बाकी आपका जिस महीने में सैलरी आपकी बन उसी महीने में आपकी सैलरी आ जाती है। 1 तारीख कभी भी सैलरी आने में नहीं होती है, 1 दिन पहले आपकी सैलरी आ जाती है। बढ़िया सिस्टम है। सैलरी वैलरी का अलाउंसेस वगैरह जो भी मिलेंगे आपको बढ़िया लग जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप जब आएंगे, पोस्टिंग मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अंदर आप जब भर्ती होंगे तो कुछ लोग कोबरा में जाएंगे, कुछ लोग एलडब्ल्यू एरिया में जाएंगे। बाकी किस्मत जिसकी अच्छी है और सबकी किस्मत अच्छी, किसी प्रकार का कोई पहाड़ नहीं टूटता है। एलडब्ल्यू एरिया में भी जवान ड्यूटी करते हैं, कोबरा में भी। बशर्ते आप जहां ड्यूटी करेंगे आपको अपने आप को अलर्ट रख के ड्यूटी करना। ये नहीं कि आप ड्यूटी जा रहे कान में फोन लगा रखा है, एक्टिव नहीं है, तो वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव रहेंगे, बढ़िया ड्यूटी करेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया बल है। आप मतलब भारतीय नहीं पूरे मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप भर्ती हो रहे हैं। और इस फोर्स के अंदर भर्ती होने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको पूरी नौकरी के अंदर पक्का चांस ये रहेगा कि आपको अपने नजदीक सेंटर में पोस्टिंग भी मिलेगी। लाइफ टाइम नहीं मिलेगी तो कुछ टाइम के लिए, और कभी ना कभी जैसे कभी आपकी कंपनी इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में भी आ जाती है। हम लोग जैसे खुद गए, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं भी गया हूँ, मतलब ऐसे चला जाता है। आप अपने गांव भी फिर घूम के आएंगे, इलेक्शन ड्यूटी आ गई है, कोई न कोई और इस प्रकार की ड्यूटी आ जाएंगी, और या फिर वैसे भी कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। तो आप इजीली आपको मौका मिलेगा जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके नजदीक में अगर सेंटर होगा तो वहाँ पोस्टिंग भी मिल जाती है। पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया होती है। जैसे आपकी हार्ड एरिया में आ जाएगी स्टार्टिंग में, तो 3 साल बाद फिर आपको सबसे बड़ा फायदा मान के चलो, अभी स्टार्टिंग में भर्ती होते आपको एलडब्ल्यू एरिया वगैरह मिल जाता है। 3 साल 4 साल के
3 साल के लिए मिलेगा आपको। 3 साल के बाद फिर आपको चॉइस पूछी जाएगी भी आप कहाँ जाना चाहते हैं। उसके अंदर आप दिल्ली दे दिया, आपका नज़दीक दे दिया, तो फिर आपको पीस एरिया मिल जाएगा। फिर 3-4 साल आप पीस में रहेंगे, फिर वहाँ से आप थोड़ा और कहीं भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चलता रहता है। 3 साल, हर 3 साल के अंदर पोस्टिंग आ जाती है। कुछ क्षेत्र में 4 साल में, बाकी हार्ड एरिया में आप रहेंगे 3 साल में आपका स्थानांतरण वहाँ से हो जाएगा। बढ़िया जॉब है, बढ़िया से अपनी ड्यूटी को करना है, अपनी ईमानदारी से और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, किसी प्रकार की गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है और अच्छे से रहना है। तो आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा सीआरपीएफ के अंदर। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो बढ़िया से आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, एनओसी लें और किसी में अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो सीआरपीएफ से रिजाइन देकर आप अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।